What is your horoscope? It is nothing but carry forward balance sheet of your previous birth deeds. तो जिन जातकों के अष्टम भाव में चंद्रमा है वो जल से दूर रहें, जल क्रीड़ा से दूर रहें, सावधानी बरतें। चंद्रमा अगर छठे घर में है या आठवें घर में है तो ये बहुत ही परेशानियां देता है। ऐसा जातक डिप्रेशन में चला जाता है, ब्रह्मा का लिखा काट नहीं सकते और भाग्य कोई बदल नहीं सकते, लेकिन थोड़ी एडिटिंग करके हम उसको थोड़ा बेटर कर सकते। लाल किताब का आधार भी वैदिक ज्योतिष ही है। वैदिक ज्योतिष के आधार पे ही कुंडली बनाई जाती है, लेकिन लाल किताब में पक्के घरों का कॉन्सेप्ट, और ये कहता है 5वें घर में अगर सूरज है तो ऐसे जातक को राजा बहुत ऊपर उठाएगा। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? बहुत स्वागत है आप सभी का इस पॉडकास्ट सीरीज में। मैं हूं आपकी होस्ट, आपके साथ अंशिका। और दोस्तों, आज हम इस पॉडकास्ट में बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पर या दो ऐसे विषय पर जो हमें बहुत ज़्यादा रिलेटेबल तो लगते हैं, लेकिन क्या आपस में उनका कोई रिलेशन है? आज हम बात करेंगे ज्योतिष के बारे में और लाल किताब के बारे में। क्या इन दोनों का अगर कोई कनेक्शन है तो हमारे लिए क्या वो बेहतर साबित होगा? भविष्य में अगर हम सफलता पाना चाहते हैं तो हमें क्या करना है? लाल किताब के नुस्खे फॉलो करने हैं या ज्योतिष को समझना है, उसके उपाय करने हैं? आज इस एपिसोड में हम यही बात करने वाले हैं। और आज के इस एपिसोड में हमारे खास मेहमान उपस्थित हैं डॉक्टर राकेश कुमार कथुरिया जी। उनका स्वागत करते हैं और बहुत कुछ आज उनसे जानेंगे। नमस्कार सर। बहुत नमस्कार। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने चैनल पे मुझे बुलाया। कैसे हैं सर आप? मैं ठीक हूँ, आप लोग कैसे हैं? सर एकदम बढ़िया है और आज बहुत मज़ा भी आने वाला है आपके साथ। बिल्कुल। सर, कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं। पॉडकास्ट की सीरीज़ हम कर रहे हैं और आपको हमें यहाँ पर जो आपको इनवाइट किया है उसका एक हमारा मोटिव यही है कि आपसे हम बहुत सारी चीज़ें जान पाएँ ज्योतिष और लाल किताब के बारे में। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ, क्या ज्योतिष और लाल किताब आपस में कोरिलेटेड हैं? इनका कोई रिलेशन है आपस? बिल्कुल, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। लाल किताब का आधार भी वैदिक ज्योतिष ही है। वैदिक ज्योतिष के आधार पे ही कुंडली बनाई जाती है, जिसमें जातक का नाम, जन्म तिथि, जन्म का समय और जन्म की जगह, इन चारों चीज़ों के आधार पे गणनाएं होती हैं, कुंडली का निर्माण होता है। और उसमें क्या लगन है, क्या राशि है और अन्य ग्रहों की क्या स्थिति है उस क्षण पे जबकि उस जातक का जन्म हुआ है। अब वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से जिस समय जातक का जन्म होता है उस समय ईस्ट हॉराइजन पे जो राशि उदित हो रही है वो उसका लगन होता है। ये 12 राशियां होती हैं, 12 आपके भाव होते हैं और 9 ग्रह होते हैं, 27 नक्षत्र होते हैं। और ये 12 की 12 राशियां अंतरिक्ष में एक साइकिल के पहिए की तरह घूमती रहती हैं। आप यूँ इमेजिन कीजिए कि एक साइकिल का पहिया है, उसमें 11 स्पोक इक्वल डिस्टेंस पे लगे हुए हैं, तो 12 हिस्सों में बट गया वो, और वो 24 घंटे में पूरा घूम जाता है। अच्छा। और एक राशि 30 डिग्री की है और 24 घंटे में घूमता है, तो लगभग 2 घंटे में एक राशि घूम जाती है। तो जो राशि ईस्ट होराइजन पे उदित हो रही है वो लगन है, और उस समय जिस राशि में चंद्रमा है वो आपकी राशि है। तो उदाहरण के लिए हम मान लेते हैं कि जिस समय जन्म हुआ उस समय जो ईस्ट होराइजन में राशि उदित हो रही थी वो 7 नंबर तुला राशि है, लिब्रा जिसे इंग्लिश में बोला जाता है। और उस समय जो चंद्रमा था वो मान लीजिए कुंभ राशि में था। ठीक है। यानी कुंभ राशि, तो अगर आप 7 से गिनेंगे तो कुंभ राशि का सीरियल नंबर 11 है। चंद्रमा पंचम भाव में आएगा और कुंभ राशि होगी, बाकी ग्रहों की जो स्थिति है उसमें वो होगी। ये तो वैदिक से हमने कुंडली तैयार कर ली। अब कुंडली में वैदिक के हिसाब से जैसे सूर्य देव हैं वो मेष में उच्च के होते हैं, चंद्रमा वृषभ में उच्च के होते हैं, चाहे वो किसी भी खाने में राशि आ रही हो। और मिथुन जो है कन्या में उच्च के होते हैं, ये बुध कन्या में उच्च के होते हैं।
चंद्रमा मैंने बताया वृषभ में उच्च के होते हैं, गुरु जो है कर्क राशि में उच्च के होते हैं, शुक्र मीन राशि में उच्च के होते हैं, शनि तुला में उच्च के होते हैं, राहु जो है वो मिथुन उसकी राशि मानी जाती है अपनी, और कन्या में उच्च के माने जाते हैं, और केतु जो है मीन में उच्च के माने जाते हैं। लेकिन लाल किताब में जब हम इसी कुंडली को आगे बढ़ते हैं तो जैसे हमने उदाहरण लिया तुला लगन की कुंडली है, हमने कुंडली बना ली, सभी ग्रह बैठा लिए और पूरा वैदिक तरीके से बैठाया गया है। लेकिन लाल किताब में पक्के घरों का कॉन्सेप्ट है। पक्के घरों का कॉन्सेप्ट ये मतलब आपने कुंडली बनाई, जो भी बनी, पहला भाव जो है, जो लगन है, उसमें 1 नंबर लिखेंगे। तो हमारे इस केस में तुला राशि थी, लेकिन वहाँ हमने 7 मिटाया और 1 लिख दिया। तो जहाँ दूसरा भाव है वहाँ 8 था वृश्चिक राशि, वहाँ 8 मिटाया, 2 लिख दिया। और इसी तरह ये जो एंटी क्लॉकवाइज 1 से 12 तक हमने लिख लिया। अब ये पक्के घर बन गए। और लाल किताब से के हिसाब से पहले घर का मालिक मंगल होता है, लेकिन उसका कारक सूर्य होता है। इसलिए अगर सूर्य पहले घर में बैठा है तो वो उच्च का होगा। लेकिन तुला राशि में वैदिक के हिसाब से सूर्य नीच का होता है, चाहे वो किसी भी खाने में आए, किसी भी भाव में आए। तो अब यहाँ तुला राशि का हमने उदाहरण लिया है, माना सूर्य उस क्षण पे तुला में था, तो वैदिक ज्योतिष ये कहती कि जो सूर्य है वो नीच का प्रभाव देगा, क्योंकि अपनी नीच राशि में है। लेकिन वो चूंकि पहले खाने में है, पक्के खाने में, लाल किताब के, लाल किताब ये कहती है कि वो उच्च का प्रभाव देगा। ये फर्क है दोनों में। तो हम पक्के घरों को मान के चलते हैं और ये काल पुरुष की कुंडली कहलाती है। अच्छा। और आप देखेंगे कि अगर वहाँ तुला का भी सूर्य है पहले घर में तो वो काफ़ी अच्छे प्रभाव देगा, क्योंकि उसकी प्लेसमेंट की पोजीशन जो है वो लाल किताब के हिसाब से उच्च की आ गई। और वो जो लगन होता है, पहला खाना होता है, वो कुंडली की राजगद्दी होती है। तो आप देखने की बात है कि अगर राजगद्दी पे ग्रह मंडल का राजा बैठा है सूर्य, तो पावरफुल हो जाएगा। और उसी तरह दूसरा घर जो है उसका कारक तो गुरु है, लेकिन उसका स्वामी चंद्रमा है। तीसरा घर है उसका स्वामी बुध है, लेकिन कारक मंगल है, वो भाई बहनों का घर है। चौथा घर जो है उसका स्वामी चंद्रमा है और कारक भी चंद्रमा है। और चौथा घर भूमि, भवन, माता, वाहन का सुख है। अगर चंद्रमा वहाँ अच्छा है तो आपको अच्छे प्रभाव मिलेंगे। ऐसे लोगों के पास अच्छी गाड़ियाँ होंगी, माता की आयु अच्छी होगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, उसके पास भूमि अच्छी होगी, अपना मकान होगा, प्लॉट्स होंगे, खेत भी हो सकते हैं। तो इस तरह से है। पांचवा घर जो है बुद्धि का है, संतान का है, विद्या का है, अथॉरिटी का है, रोमांस का है। तो अगर पांचवें घर में सूरज बैठा है, पांचवा पक्का घर सूरज का है, लेकिन इसका कारक गुरु है और गुरु ही विद्या देता है। देखिए कनेक्शन कहाँ आता है कि पक्का घर तो वो सूरज का है, उसका कारक गुरु है, और गुरु ही आपको ऊंचाइयों तक ले जाता है, बहुत अच्छी विद्या देता है, और संतान भी वही देने वाला है, संतान के सुख भी वहीं से आने वाले हैं। तो यदि पांचवें घर में सूरज है तो ग्रह मंडल का राजा वहाँ बैठा है। और पांचवा घर प्रकृति में जंगल, पहाड़, इनको रिप्रेजेंट करता है। और सिंह राशि बोलते हैं, जिसका स्वामी सूर्य, तो सिंह कहाँ विचरता है? पहाड़ों में, घने जंगलों में। और ये कहता है पांचवें घर में अगर सूरज है तो ऐसे जातक को राजा बहुत ऊपर उठाएगा, मतलब राजा की बहुत सपोर्ट होगी। जी। और ये भी कहता है अगर राजा की सपोर्ट ना हुई तो ऐसे को किसी साधु सन्यासी की ऐसी सपोर्ट आएगी कि वो उसको बहुत ऊंचा उठा देगा। अच्छा। क्योंकि राजा तो इसलिए कहा कि सूर्य का पक्का घर है, बिल्कुल। और साधु सन्यासी इसलिए कहा कि साधु सन्यासी का रूप गुरु है, गुरु उसका कारक है। दोनों में से कोई ना कोई उसकी अपलिफ्टमेंट जरूर करा देगा। और हमारे सामने उदाहरण है यूपी के मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे यही पूछने वाली योगी थी। जी। उनकी अपलिफ्टमेंट किसने करवाई है?
उनके गुरु ने करवाई है, तो वो कितना आगे बढ़ गए हैं। तो ये उदाहरण है कि राजा नहीं कराएगा तो कोई साधु संत कराएगा। बिल्कुल बिल्कुल तो ये उदाहरण है। और छठा घर जो है रोग, ऋण, शत्रु का है, जिससे सभी डरते हैं, बिल्कुल। क्योंकि ना तो कोई रोग चाहता है, ना कोई अपने पर कर्जा चाहता है, ना ना कोई चाहता कि मेरा कोई शत्रु हो, शांति से रहे। लेकिन उसका जो पक्का घर है वो बुध का है, अच्छा। लेकिन उसका जो कारक है वो केतु है। तो वहाँ जो बुध जो है अपना उच्च का हो जाता है छठे घर में। अच्छा। सातवां घर किसका है? सातवां घर जो है वो स्पाउस का है, पति पत्नी का है। और उसमें सुख कौन देगा? शुक्र ही तो देगा। और वो शुक्र का पक्का घर है और उसका कारक भी शुक्र ही है। और अगर वहाँ वो अच्छा बैठा है तो आपस के संबंध पति पत्नी के बहुत अच्छे होंगे, बहुत मधुर होंगे। जी। अष्टम भाव मृत्यु का स्थान कहा जाता है। अब कोई भी इस नाम से ही भयभीत हो जाता है। बिल्कुल। ये संघर्ष का घर है, मुसीबतों का घर है। और इसका जो स्वामी है वो मंगल है। अच्छा। और इसका जो कारक है वो भी मंगल और शनि ही है। और दोनों क्रूर ग्रह हैं। तो आठवें घर में मान लीजिए चंद्रमा चला गया आपके जन्म के समय, तो चंद्रमा जो है मंगल और शनि के घर में पीड़ित हो जाएगा। आठवें घर का चंद्रमा बहुत कष्टकारी होता है। आपने सुना होगा कुछ दोस्त गए स्विमिंग करने, उसमें से 3 डूब गए, बाकियों को किसी तरह बचाया गया। वो डूबने वाले कौन होते हैं? ये जो चंद्रमा अष्टम में होता है ये जल से मृत्यु का भय देता है, क्योंकि चंद्रमा जल है और आठवां घर मृत्यु स्थान है। तो जिन जातकों के अष्टम भाव में चंद्रमा है वो जल से दूर रहें, जल क्रीड़ा से दूर रहें, सावधानी बरतें। और आठवां घर हमारी कुंडली में कूल्हे हैं। अच्छा। ये हिस्सा है और ये हिस्सा है। यहाँ अगर चंद्रमा फंस गया तो आप देखेंगे कई लोग ऐसे होते हैं जिनके कूल्हे बहुत हैवी होते हैं। और मैंने देखा है छोटे बच्चे इस तरह के जिनके आठवें चंद्रमा है, उनके कपड़े आप बाजार में जो उनकी 7-8 साल की उम्र में उनके कपड़े लेने जाइए, रेडीमेड कपड़े मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि जब आप पहनाने लगे यहाँ फंस जाएगा, क्योंकि उसका साइज एबनॉर्मल हो गया है, उसमें जल फंस गया है। और उसमें मैं एक अपने समय की बेहतरीन एक्ट्रेस का एग्जाम्पल देता हूँ। जी बिल्कुल। उनको आज भी कभी आप देखते हैं चैनल पे, दीर्घायु है, 90 वर्ष की है। अच्छा। उनका नाम है आशा पारिक। जी जी जी। आपने उनकी पिक्चरें देखी हो तो बिल्कुल सर। आपको ये ध्यान आ जाएगा। अब सवाल है कि चंद्रमा तो वहाँ अष्टम भाव में चला गया और चंद्रमा बहुत तरह की तकलीफें देगा वहाँ, तो उससे कैसे निजात पाए? तो लाल किताब ये कहती है कि ऐसे जातक को शमशान घाट या कब्रिस्तान, दोनों ही मृत्यु स्थान है, बिल्कुल। वहाँ हैंड पंप लगवा देना चाहिए। अच्छा। अब हैंड पंप क्या है? जल को जमीन में से खींच के निकालते हैं, यानी जमीन के अंदर जो जल फंसा हुआ है उसको वो खींच के निकाल देता है। यानी आठवें घर में जो आपका आठवें घर में चंद्रमा है, वो आपने मृत्यु स्थान में पंप लगाया, वहाँ जब जल उसका रिलीज हुआ तो यहाँ से भी आपका वो रिलीज होने लगेगा, आपको जो तकलीफ है वो कम होने लगेगी। ये लाल किताब का नेचर से बड़ा जुड़ा साइंटिफिक उपाय है और अद्भुत उपाय है। अब अगर चंद्रमा मान लीजिए 9वें घर में है तो ये बहुत ही शुभ माना है लाल किताब ने। वो कहता है कि यदि चंद्रमा 9वें घर में है तो ऐसा जातक चाहे कितने भी गरीब घर में क्यों ना पैदा हुआ हो, जी जी। बड़ा होते होते जहाज़ों का मालिक हो जाएगा। अब हर कोई तो शिपिंग कॉरपोरेशन का मालिक नहीं हो सकता। बिल्कुल। इसका भावार्थ समझिए कि बड़ा होते होते वो बहुत समृद्ध हो जाएगा, बहुत फेमस हो जाएगा। और मैंने अपने लाइफ में से लोग देखे हैं। लाल किताब इसके लिए 9वें चंद्रमा के लिए दूसरा एक और कहती है कि यदि 9वें में चंद्रमा है तो ऐसे जातक के पास घड़े के आकार का मोती होगा। अच्छा।
कभी देखा है घड़े के आकार का मोती? नहीं। क्या हो सकता है? लेकिन भावार्थ पे जाइए कि वो इतना समृद्ध होगा, धन्यवाद। इतना धनवान होगा, इतना सफल होगा, इतना नामी होगा। और मैंने लाइफ में देखा है कि जिनके नवम में चंद्रमा है वो लाइफ में बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर ही जाते हैं, और कई कई तो जहाज़ों के मालिक भी हो जाते हैं। और यदि दसम में चंद्रमा है तो लाल किताब ये कहती है 10वां घर है शनि का। शनि का पक्का घर 10वां है, जी जी। इसका कारक भी शनि है और इसका कारक सूर्य भी है। अब शनि के घर में चंद्रमा चला गया तो उसको अच्छा नहीं मानते, जबकि वैदिक किताब इसको बुरा नहीं मानती। जी जी। अगर उसमें वृषभ का या कर्क का चंद्रमा बैठा है तो वो कहेंगे बहुत अच्छा है, लेकिन वो दसम का चंद्रमा पीड़ा देता रहेगा, अच्छा। क्योंकि शनि का घर है। शनि और चंद्रमा शत्रु हैं, विष योग बनता है। और ये बहुत क्लियर बताता है कि उस जातक के पूर्वजों ने, यानी पिछली जनरेशन्स ने, कभी कोई जल का संसाधन बंद किया है। जैसे गाँव में पहले कुएं होते थे, बावड़ियाँ होती थी, विकास के नाम पे वो बंद हुए हैं, तो उनके पूर्वजों ने कोई बंद कराया, उसका दोष आ गया है। 10वें में चंद्रमा तब आया है। जी जी। अब 11वां घर में चंद्रमा आ जाए तो 11वां घर भी शनि का है, लेकिन इसका कारक गुरु है। वहां अगर चंद्रमा आता है तो ऐसे जातक की संतान होने में बहुत दिक्कत होती है, अच्छा। कई बार तो हो नहीं पाती है, इतना बुरा है। और अगर हो जाए तो ऐसे जातक की माँ अपने पोते या पोती को 43 डेज तक ना देखे। अच्छा। और कई बार तो ऐसा होता है दादी के बैठे पोता पोती होता ही नहीं है, वो चला जाता है, चली जाती है, तो उसके बाद हो पाता है उपायों से। और 12वें में यदि चंद्रमा हो, ये गुरु का पक्का घर है, लेकिन इसका कारक राहु है। तो यहाँ फिर दोनों विपरीत हैं, गुरु और राहु दोनों आपस में विपरीत हैं। बिल्कुल। और 12वें में चंद्रमा आ जाए तो लाल किताब ये कहती है ऐसा जातक चाहे कि अनपढ़ ही क्यों ना हो, होगा पढ़े लिखों का बाप। और आपने अपने सराउंडिंग में, अपने देश में देखा होगा कि बड़े बड़े नेता हैं, कोई 7वीं फेल 8वीं फेल की चर्चा होती रहती है, बिल्कुल सर। कोई बिल्कुल ही अंगूठा छाप भी हुए हैं, मुख्यमंत्री तक पहुंचे हैं, धीरू भाई अंबानी भी ज्यादा नहीं पड़े। मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचे हैं, तो पूरा मंत्रिमंडल और पूरी ब्यूरोक्रेसी उनके हाँ, अंडर अंडर है। बिल्कुल है। तो पढ़े लिखों के बाप तो हो गए वो। और आपने सही कहा धीरू भाई अंबानी का भी, कि उसमें भी समृद्धि के ऐसे थे जैसे कि बड़ा होते होते जहाज़ों का मालिक हो जाए, ऐसे योगों से भरी होगी कुंडली। तो वो उस तरह से आप जो देख रहे हैं बिल्कुल ठीक है। तो इसलिए लाल किताब जो है वो पक्के घरों के आधार पे काम करती है और इंटरप्रेट होती है, उसी के हिसाब से उसके जो हैं जो उपाय बने हैं वो हैं। और इसके उपाय काफ़ी हद तक प्रभावशाली होते हैं, लेकिन कोई चमत्कार कर दें, आपके भाग्य को बदल दें, तो ये आप भूल जाइए। व्हाट इज़ योर भाग्य? व्हाट इज़ योर हॉरोस्कोप? इट इज़ नथिंग बट कैरी फॉरवर्ड बैलेंस शीट ऑफ योर प्रीवियस बर्थ डीड्स। सर लेकिन जैसा अभी लाल किताब को आपने बहुत अच्छे से डिफाइन किया, बहुत अच्छे से समझ में आया कि वैदिक ज्योतिष और लाल किताब है क्या, लेकिन ना लोगों का ये भी कहना है कि लाल किताब आधार क्या है उसका, क्योंकि ये तो लोगों ने खुद लिख दी है, इसका सिद्धांत लोगों को नहीं समझ में आता एक्चुअल में, क्योंकि इसके उपाय कारगर भी हैं, जिनको फ़ायदा हो गया उनको लगता है कि बहुत फ़ायदेमंद है, लेकिन इसका दुष्परिणाम भी देखने को मिलता है। तो यकीन आखिर कैसे किया जाए लाल किताब पर? देखिए, लाल किताब का जो आधार है ना, वो वैदिक ज्योतिष ही है, और उसको व्यवहारिकता में जो लाया गया, हाँ हाँ प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन से, लोगों ने अपने अनुभवों से जी। ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम उपाय निकाले और उससे लोगों का भला होना शुरू हुआ। तो इसका मूल जो आधार है और भावना है कि लोगों का भला किया जाए। अब वो कर्म फल तो कर रहा है, वो उसको तो बदल नहीं सकते, ब्रह्मा का लिखा काट नहीं सकते, और भाग्य कोई बदल नहीं सकता। ट्रू। लेकिन थोड़ी एडिटिंग करके हम उसको थोड़ा बेटर कर सकते हैं। जी।
जैसे कि मैं कुछ जनरल उपाय आपको डिस्कस करता हूँ। बिल्कुल सर। लाल किताब ये कहती है, झूठ ना बोलो, किसी की झूठी गवाही ना दो, अच्छा। बड़ों का सम्मान करो, महिलाओं का सम्मान करो, माता पिता का सम्मान करो। और वो तो कहती है माता पिता के प्रतिदिन सुबह चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लो, इससे बड़ा कोई बड़ा आशीर्वाद नहीं है। और आगे ये कहती है कि अगर आप अपने बहन बेटी के घर जाते हैं खाली हाथ ना जाएं, मिठाई लेके जाएं। छोटी कन्याओं का पूजन करें, जो हम करते हैं नवरात्रि में, जी, जी। कन्या पूजन, उससे आपका बुध अच्छा हो जाता है। अच्छा। और प्रतिदिन स्नान करने के बाद माथे पे आप केसर लगाएं, नाभि पे और जीभ पे, तीनों जगह पे केसर लगाएं। अब केसर अपने आप में बहुत पवित्र चीज़ है, यू नो, इज क्वाइट कॉस्टली आल्सो एंड पावरफुल हर्ब आल्सो, Yes, sir. और ये गुरु से संबंधित है। आप अपने माथे पे लगाएंगे तो यहाँ आपका जो आज्ञा चक्र है वो एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगा, और वो गुरु ज्ञान देता है तो एक्टिवेट किस तरफ होगा? ज्ञान की तरफ, बिल्कुल। अच्छाई की तरफ। तो नाभि आपके शरीर का केंद्र है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। वहाँ आप प्रतिदिन केसर लगाएंगे तो अमृत तत्व की तरह वो काम करता है। आपके बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ने लगेगी, आपकी बॉडी का बैलेंस अच्छा होने लगेगा। जीभ पे लगाते हैं, जीभ आपकी वाणी है, बिल्कुल। इसी से तो आप दूसरों से मिलते जुलते इंटरेक्ट होते हैं, जी। अपनी बात कहते हैं, यानी आपके बात करने का तरीका प्रभावशाली होगा। अगर आपका तरीका प्रभावशाली हो रहा है तो आपकी वैल्यू बढ़ेगी जिस भी सेटअप में आप हैं, और उस सेटअप में, जिस भी सेटअप में वैल्यू बढ़ेगी, आपकी बात रखी जाएगी, तो आप उसमें प्रगति करेंगे। जैसे प्रोफेशन में है, प्रमोशन होंगी, इंक्रीमेंट होंगी, बिल्कुल सर। तो जीवन के हर क्षेत्र में आपको ये फायदा दे जाएगा। इतना सरल उपाय है और पावरफुल हर्ब है। ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अपनी जीभ पे आप लगा रहे हैं, शरीर के अंदर जा रहा है, बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ेगी, रोगों से रक्षा होगी। तो ये सरल उपाय इतने गहरे होते हैं। उसी तरह बताया गया कि सूर्य को जल दीजिए, जी। सूर्य को जल दीजिए। जब हम सूर्य को जल देते हैं, ये पूरा साइंटिफिक है, उसकी किरणें हमारी आंखों में आती, आंखों की ज्योति अच्छी होती है। और साइंस ने प्रूव किया है कि अगर हमें विटामिन डी कहीं से मिलता है तो सूर्य की किरणों से ही मिलता है। बिल्कुल सर, ट्रू है। और विटामिन डी अगर बॉडी में 30 यूनिट से कम हुआ तो तरह तरह की बीमारियां हो जाती हैं। और आजकल का युवा वर्ग जो है, कुछ ऐसा वातावरण है कि एसी गाड़ी में आ रहे हैं, एसी ऑफिस में बैठ रहे हैं और घर में भी एसी है। तो हमें सूर्य की किरणों के साथ इंटरेक्ट होने का मौका कब मिलता है? और आप देख लीजिए, एक आंकड़े कहीं हमने देखे थे कि ज़्यादातर युवाओं का विटामिन डेफिशिएंसी है और उसकी वजह से कई तरह के रोग हो जाते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो जब सूर्य के सामने आप सूर्य से इंटरेक्ट हो रहे हैं, रोज 4-5 मिनट वहाँ लगा रहे हैं, उनको जल दे रहे हैं, प्रे कर रहे हैं, तो आप ग्रहमंडल के राजा के संपर्क में आने लगते हैं। उससे आपका ओज, आपका तेज, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी विल पावर बढ़ने लगती है। यू कैन रियलाइज इट प्रैक्टिकली। लेकिन सर, अगर किसी का सूर्य वहाँ पे खराब है और वो डेली ये काम कर रहा है, तो क्या वो दुष्परिणाम फिर भी मिलेगा या वो? दुष्परिणाम कम होने लगेंगे, डिस्काउंट आ जाएगा। कहते हैं ना, अप टू 50% डिस्काउंट, 100% फ्री। कितनी भी भारी सेल हो, फ्री में कोई चीज़ आपको नहीं मिलती। बिल्कुल ट्रू है सर। बहुत हुआ तो कहीं लिखा होता है 50 अप टू 50% डिस्काउंट। तो उसी तरह उसमें भी आपको राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। अच्छा। और आपको अगर थोड़ी सी भी राहत मिली तो आपको बहुत अच्छा फील होगा। और आपका जो वो ग्रहमंडल का राजा है, आपके ऑफिस में आपके बॉस के साथ संबंध अच्छे होने लग जाएंगे। अच्छा। और जब बॉस के साथ संबंध अच्छे होंगे, अच्छी असाइनमेंट मिलेगी, अच्छी प्रमोशन इंक्रीमेंट मिलेगी। बिल्कुल। क्योंकि ग्रहमंडल का राजा है, उस राजा का काम क्या है? अपलिफ्टमेंट करना, विकास करना। तो अगर आप उसके संपर्क में आ रहे हैं तो देखिएगा कुछ टाइम के बाद चीज़ें अच्छी होने लगी। बिल्कुल सर। तो ये पूरा साइंटिफिक है।
बिल्कुल, आपने बहुत अच्छे से समझा रहे हैं। इसी वजह से मेरा एक सवाल और है, ये कहते हैं कि जब चंद्रमा किसी के गलत दिशा में चल रहे होते, महादिशा चल रही होती है, तो व्यक्ति को मूड स्विंग्स इत्यादि ज़्यादा होने लगते हैं, भावनाएं ज़्यादा, भावुक इंसान ज़्यादा होने लगता है। तो क्या लाल किताब में कोई उपाय है इसके लिए जो बहुत अच्छे से काम करे, क्योंकि आजकल सभी लोग बड़े परेशान हैं इस चीज़ से? जी हाँ, चंद्रमा अगर छठे घर में है या आठवें घर में है तो ये बहुत ही परेशानियां देता है। ऐसा जातक डिप्रेशन में चला जाता है और जो उसका जो मूड स्विंग है बिल्कुल घड़ी के पेंडुलम की तरह होता है, एक्सट्रीम, कभी इधर कभी इधर, एक्सट्रीम जाता है। और कई बार तो ऐसे जातक सुसाइड करते पाए गए। अच्छा। तो उसके लिए जो मैं सबको सरल उपाय बताता हूँ, एक तो ये मैंने बताया कि शमशान घाट में हैंडपंप लगवाएं अगर अष्टम में चंद्रमा है, ठीक। वो उससे निजात दिलाएगा। छठे में चंद्रमा है तो किसी हॉस्पिटल रोग स्थान में हैंडपंप लगाएं। अब चूंकि हैंडपंप का ज़माना है नहीं, तो हम इसको इस तरह समझ सकते हैं कि जल से संबंधित कोई यंत्र दान करें। तो आजकल वाटर कूलर हैं, जी। आरओ है, इस तरह से आप वहाँ की ज़रूरत के हिसाब से कर सकते हैं। दूसरा, अपनी माता के चरण रोज सुबह स्पर्श करें। माँ चंद्र का साक्षात रूप है आपके घर में। तीसरी बात, भगवान शिव के माथे पे, मस्तक पे चंद्रमा विराजते हैं और संयोगवश भाग्य से अभी श्रावण मास प्रारंभ हो गया है। जो जातक इसका लाभ लेना चाहते हैं वो लगातार 43 डेज अब से शुरू कर लें। शिव मंदिर जाएं, उनको जैसे पूजन करते हैं कच्चे दूध गंगा जल से पूजन करें, बेलपत्र चढ़ाएं, प्रार्थना करें और वहाँ दूध की एक छोटी थैली, थोड़े से चावल और थोड़ी सी चीनी, वो बंद की बंद छोड़ के आएँ। आप देखेंगे 43 डेज़ में उनके मन में बैलेंस बनना शुरू हो जाएगा और मन एक दिशा में अग्रसर होगा, प्रोग्रेस होगी, मन में शांति आएगी। अच्छा, बहुत शानदार उपाय है। सर अगला सवाल मेरा, जैसा भी आपने ग्रहों को लेकर बहुत अच्छे से हमें समझाया, ग्रह एक्चुअल में हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। पूरी हमारी लाइफ ग्रहों के ऊपर ही डिपेंड करती है। तो ग्रह ये खराब क्यों होने लगते हैं? मतलब कोई हमारे पुराने पिछले जन्म जो थे उसमें हमने कुछ गलतियां करी हैं जिसका रिजल्ट अब हमें इन ग्रहों पे आके मिल रहा है कि हाँ अब ग्रह खराब हो रहे हैं? क्या है ये आपने बहुत सही पूछा। जैसा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि योर हॉरोस्कोप इज नथिंग बट कैरी फॉरवर्ड बैलेंस शीट ऑफ योर प्रीवियस बर्थ। यस। अब अगर प्रीवियस बर्थ में आपने अच्छे काम नहीं किए हैं, गलत काम ज़्यादा किए हैं, तो कैरी फॉरवर्ड आपका डेट आ गया, वो ग्रहों की खराब पोजीशन के रूप में रिफ्लेक्ट होगा। जैसे कि सूर्य 7वें में आ जाए, चंद्रमा 8वें में आ जाए और गुरु छठे में आ जाए, इस तरह से जो विपरीत परिस्थितियां हैं वो हो सकती हैं और उन्हीं के आधार पे जीवन चलता है, ग्रहों के आधार पे ही चलता है। और लाल किताब वही बात करती है कि हम उन ग्रहों को अच्छा कैसे कर सकते हैं। अब जैसे मंगल आपके शरीर में आपका ब्लड है, जी। अगर मंगल खराब हो गया तो आपने देखा होगा लोगों को तरह तरह के रोग होते हैं, खास करके ब्लड कैंसर का नाम सुना, अच्छा। उसमें मंगल बहुत खराब होता है। आपके भूमि भवन वाहन के सुखों में कमी करेगा। आप मकान बनाना चाह रहे हैं, कई लोग बहुत कोशिश करते हैं, करते करते 60 साल के भी हो जाते हैं, अपना घर नहीं बना पाते। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो मंगल खराब है उदाहरण के लिए। अब मंगल हर ग्रह के जीव जंतु और रिश्तेदार हमारे साथ हैं, सराउंडिंग में है। तो मंगल जो है हमारे भाई हैं, चचेरे भाई भी हैं उसमें, हमारे दोस्त भी हैं। तो अगर हम अपने भाइयों के साथ संबंध अच्छे रखते हैं तो हमारा मंगल अपने आप अच्छा होने लग जाएगा। अच्छा। और जब हमारे संबंध अच्छे होंगे, मंगल अच्छा होगा, तो आपके सुख दुख में वो आगे बढ़ के आपकी मदद करेंगे, बिल्कुल सर। तो उसके प्रभाव अच्छे होने लग जाएंगे। अब मंगल का जो जीव जंतु है, जानवर है, वो एक तो हिरण है और दूसरा चीता है।
अब ये दोनों तो जंगली जानवर हैं, लेकिन लाल किताब ने पहले ये कहती थी कि मंगल अच्छा करने के लिए आप हिरण पालिए। अच्छा, आज के ज़माने में पॉसिबल नहीं, ना तो इतनी जगह है, ना हमारा कानून इसकी इजाज़त इजाज़त देता है। देता है, बिल्कुल सर। और चीता तो कोई पालने की सोच ही नहीं सकता, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी महान है, मोदी जी, जो कि अफ्रीका से चीते लाए, बिल्कुल सर। नामीबिया से, और उन्होंने मध्य प्रदेश के एक नेशनल पार्क में उनको छोड़ा। तो अगर ठीक है, चीते हमारे पास विलुप्त हो गए थे 70 साल 80 साल से, हमें लाना ही था, क्योंकि जो वन्य जीवन है उसका इको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सर। लेकिन जाने अनजाने वो चीते उन्होंने अपने हाथ से छोड़े, उनका मंगल अच्छा हुआ है। अच्छा, मंगल के प्रभाव उनकी कुंडली में बेटर हुए हैं, क्योंकि चीता जो है धरती पे भागता हुआ मंगल है, अच्छा, और उसकी ऊर्जा, मंगल की ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है। तो चीते की स्पीड जो है लगभग 160 किलोमीटर पर आवर तक होती है। जी जी। तो भागता हुआ मंगल है, ऊर्जा का भंडार है। तो इस तरह उन जीवों की सेवा करने से भी जो है आप उसका लाभ पा सकते हैं। हिरन पाल नहीं सकते, लेकिन जैसे जू में हिरन होते हैं, आप उनको कुछ उनका चारा वहाँ से परमिशन लेके खिला सकते हैं। अब जैसे सूरज है, उसको अच्छा करने के लिए लाल मुंह के जो बंदर हैं उनकी सेवा की जाए। अच्छा, तब जो सूरज खराब होता है, छठे घर में आता है। छठा घर क्या है? शत्रु का है। जी, सूरज कौन है? राजा है। अब वो कहते हैं लाल किताब ऐसे बना ली, ऐसे नहीं। छठे घर में जब आपकी कुंडली में सूरज आ गया या लाल किताब के वर्षफल में आ गया, तो राजा कहां फंस गया? शत्रुओं के बीच में। छठा घर शत्रु का है, राजा खुद शत्रुओं के बीच में फंस गया है। तो इस समय आप राजा को सपोर्ट देंगे ताकि राजा दोबारा से पावरफुल होके आपको मदद करे। जी, क्योंकि जिस वर्ष फल में आपकी कुंडली में छठे आ गया सूरज, वो साल तो आपका खराब जाना ही है। अब उसको अच्छा कैसे करें? सूर्य का वार होता है सूर्यवार, संडे। संडे के दिन आप गेहूं और गुड़ लेके जाइए जहां बंदर बैठते हैं, उनको गेहूं और गुड़ का भोजन कराइए। बंदर बहुत जगह होते हैं, आप आइडेंटिफाई करेंगे। स्पेशली वो कहता है लाल मुंह बंदर, जी, क्योंकि जो सूर्य उदय होता है तो लालिमा होती है, तो इसलिए लाल मुंह बंदर कहा जी। है। आप उनकी सेवा कीजिए, देखिए आपका सूरज के प्रभाव अच्छे होने लग जाएंगे उस साल में, और ओवरऑल लाइफ में भी। अगर छठे घर में सूरज है तो पूरा साइंटिफिक है, ये ऐसे नहीं बनाया गया है, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं और सारी बातों को नहीं समझ पाते हैं। तो सूर्य के प्रभाव इतने सिंपल उपाय से अच्छे होने लगेंगे। मैं ये कह रहा था कि हमारे सराउंडिंग में हमारे रिश्तेदार और जो जीव जंतु जी, हैं, जी, जी। वो ग्रहों से कनेक्टेड है, उनके थ्रू हम अच्छा कर सकते हैं। हमने बंदर की सेवा की, उनको गुड़ और गेहूं बहुत अच्छा लगता है, दोनों सूरज की आइटम है। जी, उनको खिलाने से आपका सूर्य अच्छा होने लगा। और सूर्य के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, वहाँ किन क्षेत्रों में फ़ायदा देता है, और ख़ास करके जैसे पॉलिटिशियंस हैं, हाई अप्स हैं, उनको तो बहुत ही ये ज़रूरी हो जाता है। सर, जैसे कि आप बता रहे हैं, बड़ा अलग लेवल से समझ में आ रही हैं चीज़ें, और बड़े सरल आप उपाय भी बता रहे हैं। सर, अब जब हम ग्रहों की बात कर ही रहे हैं, तो शनि को कैसे भूल सकते हैं? बिल्कुल, शनि को नाम लेकर से ही भयभीत हो जाते हैं लोग। वही, सब लोग बड़ा डरने लगते हैं शनि को लेकर। जैसे ही नाम आया शनि, अरे भाई इनका तो नाम भी नहीं देना, बिल्कुल दूर दूर रहना है, हमारे पास नहीं आए, हमसे तो दूर ही रहे, इनकी साढ़े साथी से भगवान बचाए, इनकी दृष्टि से भगवान बचाए। तो क्या सबके लिए बचना ही ज़रूरी है शनि से, या शनि अच्छे परिणाम भी देते हैं, और अगर उनसे अच्छे परिणाम चाहिए तो क्या करें? देखिए, शनि देव जी जो हैं वो कर्मफल दाता है। हमने नाम सुना है CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जी, लेकिन शनि देव जी CJU हैं। चीफ जस्टिस ये क्या होता है आप पूछेंगे? चीफ जस्टिस ऑफ यूनिवर्स, और काल पुरुष का दुख है। तो जब तक जीवन में दुख नहीं होगा तो सुख का एहसास आप कैसे कर पाएंगे? ट्रू है सर। कड़वा नहीं खाएंगी तो मीठे का एहसास कैसे होगा? बिल्कुल। वो भी आपके कर्मफल के हिसाब से ही होता है। और शनि देव जी सबसे मंद गति से, सबसे स्लो चलने वाले ग्रह हैं। एक राशि में 2.5 साल चलते हैं एवरेज, और पूरी 12 राशियों की परिक्रमा में 30 वर्ष लेते हैं। अब वो जब 30 वर्ष में आपके चंद्र स्थान, जो जन्म में चंद्रमा है,
मान लीजिए आपका चंद्रमा जो कुंभ राशि का है, तो जब वो चलते चलते मकर में आएंगे, यानी कुंभ से एक राशि पहले 12वें घर में, तो आपकी साढ़े सती प्रारंभ हो जाएगी। चढ़ती साढ़े सती में आपको तकलीफ शुरू होगी, और फिर जब वो 2.5 साल के बाद कुंभ राशि में आएंगे, जो कि उनकी खुद की भी राशि है, तो आपके सिर के ऊपर आ गए। अच्छा। चंद्रमा जो है जन्मकालीन उसके ऊपर आ गए, तो जब वो सिर के ऊपर आते हैं उस 2.5 साल में तकलीफें बढ़ती हैं। लोगों को तरह तरह की परेशानियां होती हैं, उससे कोई नहीं बच सकता, उनका साइकिल है, और जो धरती पे आ गया उसको झेलना ही है। और जब वो आपकी राशि से अगली राशि में जाते हैं, यानी कुंभ से फिर मीन में जाएंगे, तो आपकी जन्म राशि से सेकंड हाउस में आ गए, द्वितीय घर में उतरती साढ़े सती में थोड़ी राहत मिलनी शुरू हो जाती है। अच्छा। और इस घड़ी में आप शनि देव जी के अगर उपाय करते हैं, तो मैंने कहा था थोड़ा डिस्काउंट आएगा, कितना भी हो 100% कोई फ्री चीज मिलती है नहीं, और आपके भाग्य कोई बदल नहीं सकता। अगर आपने कुकर्म किए हैं पिछले जन्मों के, तो शनि देव जी उसका हिसाब किताब चुकता करवाने को ही आते हैं। अच्छा। कर्म फल दाता है और चीफ जस्टिस ऑफ यूनिवर्स है। और मान ये साढ़े सती जो होती है 7.5 साल, जी। 2.5 3 बार, तीनों कंटिन्यूटी में, ये आप ये समझ लीजिए, जैसे लोग घबराते हैं आजकल, तो बड़ी चर्चा होती है, ईडी ने फाइल खोल दी, सीबीआई ने खोल दी, ये आपके कर्मों की फाइल खुलने का समय है 7.5 साल। अच्छा। उस समय कहते हैं शनिदेव जी इसकी फाइल ले आओ, और उसकी स्टडी होती है, और जैसे जैसे आपने किए हैं वैसे वैसे आपको चुकता करने होंगे, आप बच नहीं सकते कर्म फल से। भगवान कृष्ण ने गीता में ये बात बहुत स्पष्ट की है, बिल्कुल। और अवतार लेके उन्होंने अपने ऊपर करके दिखाया कि मैं नहीं बच सकता, तो आप कौन हो। सही बात है। तो उस समय वो फाइल खुलती है, हिसाब चुकता होता है। लेकिन जिनके कर्म वाकई बहुत अच्छे हैं, साढ़े सती में वो एक्सट्रीमली राइज करते भी देखे गए। अच्छा। ये मैं बता दूं, जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, उनकी साढ़े सती चल रही थी। अच्छा। अब आप ये समझ लीजिए, डरने की बात नहीं है, वो कर्म फल दाता है, कर्म आपने किए हैं, वो तो सिर्फ उसका जो आपको फल दे। जस्टिस करेंगे। बिल्कुल। तो ये उसके उपाय भी हैं। आप जो है गरीबों की सेवा करें, अपंगों की सेवा करें। उसके अलावा आप जो है छाया पात्र जो है मंदिर में दान करें। शनिदेव जी की जहाँ मंदिर होते हैं, शिला होती, मूर्ति, छाया पात्र क्या है मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जी। एक लोहे के बर्तन में से लोहे की कढ़ाई में सरसों का तेल डाल दीजिए। उसके बाद उसमें ऊपर अपना फेस ले जाइए, दांत खुले रखिए, आपको आपके फेस का रिफ्लेक्शन मिलेगा। ठीक है। फिर आप अपनी हथेलियों को उसके ऊपर ले जाइए, आपकी हथेलियों का रिफ्लेक्शन आएगा तेल के अंदर। फिर आप पलट दीजिए हथेलियाँ, नाखून वाली साइड का रिफ्लेक्शन आएगा। ठीक है। तो हिंदी में क्या बोलते हैं, आपने छाया देखी ना, हाँ। तो इसको बोला जाता है छाया पात्र। इट इज़ नथिंग बट टुडेज योर आधार कार्ड। ओके। आधार कार्ड भी तो ऐसे बना ना, बिल्कुल बिल्कुल। अंगुलियों का प्रिंट लिया, हाँ। तो वो बायोजेनरिक क्यों कहा जाता है, छाया पात्र ही उसका आधार है। अब करोड़ों लोग हैं धरती पे जिनका हिसाब किताब चुकता करना है शनि देव जी ने साढ़े सती में, ढैया में। जी जी। तो आप उनके मूर्ति या शिला के सामने वो छाया पत्र समर्पित कीजिए और उनको प्रार्थना कीजिए, हे कर्म फलदाता, हे ब्रह्मांड के महान्यायाधीश, हमसे जाने अनजाने जो गलती पाप दुष्टता हुई है उसको क्षमा करें, हम पे दया करें, हमारा जीवन सुखमय हो। इतना कीजिए। और पीपल का वृक्ष, भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं 10वें अध्याय में कि वृक्षों में मैं साक्षात पीपल हूँ। पीपल में शनि देव जी का भी वास है, अच्छा। पीपल में पिपलाद ऋषि का भी वास है, पीपल में हमारे पितरों का भी वास है। तो आजकल जो एक टर्म हम सुनते हैं सिंगल विंडो क्लियरेंस, पीपल का वृक्ष वो है। ये तो धर्म की बात हुई। अब विज्ञान की बात करते हैं। पीपल का वृक्ष 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। बिल्कुल सर। कोई भी वृक्ष है वो रात को कार्बन डाइऑक्साइड देता है, दिन में ऑक्सीजन देता है। आज तक साइंस इस भेद को डिकोड नहीं कर पाई है। आज जो एनसीआर की प्रॉब्लम है पॉल्यूशन की, पीपल का वृक्ष उसमें बहुत बड़ा सहायक है। और पीपल के वृक्ष की आयु कितनी होती है? सैकड़ों वर्ष में होती है।
आप कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं खड़ा कर सकते जो 500-700 साल चल जाए, लेकिन अब बड़ा अच्छा मानसून का मौसम है, आप पीपल का वृक्ष तो लगा सकते हैं बिल्कुल आराम से। जो आपके नाम को 500-700 साल तक आगे बढ़ाता चला जाएगा और इतनी ऑक्सीजन देगा, इतने लोगों को उससे राहत होगी, अपने आप आपको पुण्य मिल जाएगा। और शनिदेव जी का उसमें वास है, जी जी तो क्यों ना आप कुछ पीपल के वृक्ष लगा दें, सैपलिंग लेके पब्लिक प्लेस पे। जी जी और घर की आपकी गली में पीपल का वृक्ष जरूर होगा। आप शनिवार के दिन पानी के अंदर काले तिल डाल के और पीपल के जड़ में जल दे दीजिए और शाम के समय सरसों का के तेल का एक दीपक उनके नीचे जला दीजिए। आप देखेंगे कि शनि के प्रभाव बेटर होने लगे, आपके साढ़े सती का प्रकोप थोड़ा कम होने लगा। और कर्म फल तो मैंने पहले ही कहा कि लाल किताब ये कहती झूठ ना बोलें, झूठी गवाही ना दें, बिल्कुल किसी से मुफ्त में कुछ ना लें, किसी के साथ धोखा ना करें। अगर आप इन चीज़ों पे कायम हैं तो शनिदेव जी वैसे ही आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। बिल्कुल। सर अभी ये जैसे शनि ग्रह को भी लेकर आपने बात करी, अभी थोड़ा सा मैं ज्योतिष में और आगे बढ़ते हुए आपसे जानना चाहता हूँ। बहुत से लोग ना विवाह को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। कुछ लोगों का विवाह हो जाता है तो वो चल नहीं पाता, उनका ये कहना रहता है कि हमने कुंडली मिलान भी कराया था, हमारे सारे गुण भी मिले थे, उसके बावजूद भी ना हमारे आपस में बनती नहीं है, तलाक हो रहा है। तो ये वजह क्या आती है सर? कुंडली में सब कुछ सही होने के बावजूद भी परेशानियाँ क्यों हैं? ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया और आज समाज की एक ये बड़ी समस्या बन चुकी है। बिल्कुल सर। और लगभग ये देखने में आता है 30 साल तक तो शादी हो ही नहीं रही है, 30 से ज़्यादा डिले हो रहा है, हो रही है, उसके बाद विच्छेद हो रहा है। अब कुंडली में जो सप्तम भाव होता है वो पति पत्नी का है और उस पक्के भाव का स्वामी शुक्र होता है। अगर सप्तम भाव में राहु, केतु, शनि या मंगल बैठ गए हैं तो ये भाव पीड़ित हो जाता है, क्योंकि पति पत्नी का घर है ये। इसमें क्या चाहिए? सुख शांति चाहिए, रोमांस चाहिए। अब राहु केतु तो खुद ही कटे हुए हैं, विच्छेद कारक ग्रह हैं। तो अगर सप्तम में राहु या केतु बैठा है तो वो तो विच्छेद को ही इंडिकेट कर रहा है। जी जी शनिदेव भी विच्छेद कारक है, सेपरेशन करवाते हैं। और मंगल है वो तो आग का मतलब गोला या फर्नेस कह लीजिए, तंदूर है। तो सप्तम भाव में गर्मी थोड़ी चाहिए, या वहाँ सूरज है, आग का जलता हुआ गोला। जी जी तो ये 5 ग्रह अगर उससे कनेक्ट हो जाते हैं तो शादी बहुत लेट होती है, हो जाए तो 90% चांस है कि डाइवोर्स हो जाए। जी जी तो इसके बड़े सरल उपाय हैं। पहली बात तो ये है कि गुण कितने ही मिल जाए, लेकिन आपस की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सर। आजकल क्या कहते हैं कि शादी से पहले मिलना जुलना होता है, डेटिंग होती है, उसमें दोनों को अपने अपने बातें सारी क्लियर कर लेनी चाहिए बिल्कुल सर। कि आप लाइफ के बारे में क्या सोचते हैं, वो लाइफ के बारे में क्या सोचती हैं, कहाँ उसमें डिफरेंस आता है, कैसे उसको पैचअप करके लाइफ में हम साथ रह सकते हैं, शादी कर सकते हैं। ये तो एक बात हुई। दूसरा, अगर कुंडली में टोटल 36 पॉइंट होते हैं जो मिलाए जाते हैं, 36 गुण होते हैं। जी जी वो टोटल उसमें 8 चीज़ें हैं। जैसे उसमें जो है गण आता है, नाड़ी आती है, और इस तरह से और चीज़ें हैं। मैत्री आती है, मैत्री भी आती है उसमें, जो 5 नंबर की होती है 36 में से। तो मान लीजिए उसमें आपके 25 मिल गए तो 18 पास मार्क्स होते हैं, 25 ठीक है, ओके है। 30 भी मिल गए, बहुत ही अच्छा है। लेकिन विचार नहीं मिल रहे, बैकग्राउंड नहीं मिल रहा, प्रोफेशन की मजबूरी है। मान लीजिए आपकी पोस्टिंग दिल्ली में है, वो गवर्नमेंट जॉब में लखनऊ में है जी या बॉम्बे में है, तो साथ तो रह नहीं पाते। विजिटिंग हस्बैंड वाइफ हो गए आप। जब छुट्टी मिली महीने में एक बार या 2 महीने में आप चले गए, वो आ गई, तो ये कोई बात नहीं मिलती। ये सारी चीज़ों को देखना है गुण के साथ साथ। अब अगर सप्तम भाव में राहु है तो उसका उपाय ये है कि लगभग 100 ग्राम का चांदी का सॉलिड हाथी बनवाइए। अच्छा। खोखला, हॉलो नहीं होना चाहिए।
और उस हाथी से डबल साइज की चांदी की डिब्बी बनवाई है ढक्कन के साथ। चांदी के हाथी को सोमवार को कच्चे दूध और गंगा जल में धो के चांदी की डिब्बी में रख दीजिए और उसको गंगा जल से भर दीजिए। लाल किताब के हिसाब से राहु क्या है? हाथी है। और चांदी क्या है? चंद्रमा है। और गंगा जल भी चंद्रमा है। जी जी। यानी जब राहु को चंद्रमा की मदद दी जाएगी तो वो शांत हो जाएगा। चंद्रमा माँ है, माँ के सामने बच्चा शैतानी नहीं करता, या माँ डांट दे तो चुप कर जाता है, मान जाता है। तो आपने राहु रूपी हाथी को चांदी के रूप में लिया, गंगा जल से उसको कवर कर दिया, पूरा उसमें डूब गया, शांत हो गया। और हर मंडे को उसका ढक्कन खोलिए, थोड़ा पानी तो सूखेगा, उसको टॉप अप करते रहिए। इससे संबंधों में राहत मिलते देखी है हमने। अगर सातवें घर में शनि है तो एक बांसुरी में देसी खांड भर के शनिवार के दिन बांसुरी को वीरानी जगह में जमीन में गाड़ दीजिए। अगर सप्तम भाव में सूर्य है तो 7 चौकोर तांबे के टुकड़े बनवा लीजिए एक ही साइज के, और सूर्यवार को वो किसी वीरानी स्थान में दबा दीजिए। इससे थोड़ी राहत मिलती है, उपाय है। लेकिन ये ग्रह जो है वैवाहिक जीवन में समस्याएं पैदा करते हैं, इसमें दो राय नहीं है। सर, ग्रहों की हमने काफ़ी सारी चर्चा कर ली, जैसे कि अभी आप जो बता भी रहे थे, हमारे जो नेता हैं, पॉलिटिशियंस हैं, उनके बारे में आपसे थोड़ी सी चर्चा करना चाहूँगी। जैसे अभी मोदी जी का कार्यकाल चल रहा है, तीसरी बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं। आपको क्या लगता है इस बार उनका किस तरह का कार्य रहेगा और कितना वो बेहतर कर पाएंगे? क्योंकि हर बार से बेहतर ही करते हुए आ रहे हैं, और ये कार्यकाल उनके लिए कैसा रहने वाला है? देखिए, जब उन्होंने 9 जून को शपथ ली थी, संडे का दिन था, दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में, तो उस समय जो सूर्यास्त का समय था 7:19 का था। और जैसे ही सूर्यास्त हुआ है उनकी गाड़ी आई है 7:20 पे, और 7:23 पे उन्होंने शपथ ले ली है। उस समय जो है, जो ग्रहों की स्थितियां थीं, गुरु की महादशा थी और राहु की अंतर्दशा थी। जिस क्षण पे उन्होंने शपथ ली है, राहु दिखाता है अपोजिशन को, और गुरु जो है वो जो सामने है मोदी जी और पक्ष, सरकार पक्ष। अब गुरु और राहु का जब भी कॉम्बिनेशन बनता है, चाहे वो कुंडली में साथ साथ बैठे हों, दृष्टि संबंध हो, महादशा अंतरदशा का संबंध हो, तो वो चांडाल योग कहलाता है। नाम से ही स्पष्ट है। यानी जो अपोजिशन है वो राहु के रूप में आ गई है, और बिल्कुल नकारात्मक रवैया रहेगा उसका, कुतर्क करेंगे और अशोभनीय हरकतें करेंगे। ये आप देखेंगे, आप देखिए, आज से देखिए, आगे तक देखते रहिए। और 25 जनवरी 2025 को ये गुरु में से राहु खत्म हो जाएगा। अच्छा। और उसके आगे बढ़ेगा। उसके बाद जो महादशा बदलेगी वो शनि की आएगी। और उन्होंने वृश्चिक लगन में शपथ ली थी जी। और उसमें शनि देव जी अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में चतुर्थ भाव में विचरण कर रहे थे जी। और वो शश योग बनाता है। शश योग बोलते हैं जो भी सेटअप है उसका बॉस। तो इस सेटअप का बॉस प्राइम मिनिस्टर है। तो शनि की महादशा 25 जनवरी से शुरू होगी और 28 मार्च 2025 को मोदी जी की ढैया समाप्त हो जाएगी, शनि जी की जो चल रही है। अच्छा। तो आप देखेंगे 25 मार्च और उससे थोड़ा सुधार होगा 28 मार्च यानी अप्रैल से इनकी शक्तियां बढ़ने लगेंगी। और शनि जो है मासेज का ग्रह है, चतुर्थ भाव भी मासेज का को रिप्रेजेंट करता है। शनि आप मोदी जी जनता के
मतलब कल्याण के लिए बहुत सी अच्छी अच्छी योजनाएं लाएंगे। कुछ तो शायद आज के बजट में भी रिफ्लेक्ट हुआ है जी। और जनमानस का इनके प्रति झुकाव फिर बढ़ना शुरू होगा। ओके। ये एक बात हुई। और ज्योतिषीय रूप से मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत आएगी। हम लॉजिकल भी देख लेते हैं। चिराग पासवान बहुत प्रतिभावान युवा नेता हैं, लंबी रेस के घोड़े हैं और वो मोदी जी का हनुमान है। अपने आप को कहते हैं मैं मोदी जी का हनुमान हूँ, उन पे शक की कोई गुंजाइश नहीं है। नीतीश बाबू, उन्होंने बहुत दफे दल बदल करके देखा और देखा जाए तो इंडी गठबंधन को खड़ा करने वाले वो हैं जी। इस मंडल को इकट्ठा करने वाले वो हैं। लेकिन जिस तरह से उनको हैरास किया, ह्यूमिलेट किया और उनके हाथ में कमंडल पकड़ा के चलता किया, उन्होंने इस मंडल को इकट्ठा किया, उनके हाथ में कमंडल दे दिया। मोदी जी के साथ फिर जुड़े, कमंडल को मान सम्मान से भरा गया। मुख्यमंत्री के साथ साथ वो सहभागी हैं केंद्र सरकार में। अब बात करते हैं चंद्रबाबू नायडू की। तो वो ईगो क्लैश करके लगभग 6-7 साल पहले, पिछले चुनाव से पहले ही वो अलग हो गए थे। जब तक इनके साथ थे हीरो थे, मुख्यमंत्री भी थे, केंद्र में भी थे। वो हीरो से जीरो हुए, वो उन्होंने एहसास कर लिया। 5 साल वो अंधकार में रहे, दोबारा इनके साथ जुड़े हैं वो, इनसे मनुहार करके जुड़ते ही वो फिर हीरो हो गए, मुख्यमंत्री भी हो गए, केंद्र में भी सहभागी हो गए। और मैंने क्या सुना, जैसे ही रिजल्ट आए तो उनकी जो कंपनीज हैं उनके शेयरों की जो वैल्यूएशन है 300-400 करोड़ रुपए बढ़ गई। बिल्कुल 4-5 दिन के अंदर। बिल्कुल सर। अगर 3-4 दिन में इतनी बढ़ी है और वो 5 साल के लिए अब जुड़े हैं, तो उन 5 सालों में उनका औद्योगिक और राजनीतिक दोनों इंटरेस्ट है कि उनके उद्योग भी बढ़े और वो राजनीति में स्ट्रांग हो। तो क्या लगता है वो अलग हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं। तो इन बात लॉजिकली और एस्ट्रोलॉजिकली जी। दोनों चीज़ें ये क्लियर कर रही हैं कि मोदी जी पूरी सफलता के साथ, पूरी मजबूती के साथ, जैसे पिछली 2 टर्म में काम किया है उससे भी अच्छा कार्य करेंगे, जनमानस के लिए भी, देश की मजबूती के लिए भी। और आगे आने वाले समय में आप देखेंगे कि हमारे जो खिलाड़ी हैं, अभी पेरिस के ओलंपिक जो आप देखेंगे उसमें वो रिकॉर्ड तोड़ेंगे पिछले। हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन है बहुत बढ़ेगी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक की बहुत बढ़ेगी, कृषि में बहुत विकास होगा। जी। और जिस समय उन्होंने शपथ ली थी लक्ष्मी नारायण योग, शशि मंगल योग, ये धन कारक योग है। तो जो हमारा टारगेट है कि हमें 2029 तक संसार की तीसरी अर्थव्यवस्था बनना है, उसमें भी सफलता मिलेगी। आप ये सब देखेंगे तो हमें कोई उसमें शक नहीं है, मोदी जी हमेशा की तरह पूरी मजबूती के साथ देश को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बड़ी प्रेडिक्शन कर रहे हैं आप ये। मैं सच्चाई बता रहा हूँ, लॉजिकली और एस्ट्रोलॉजिकली। सर अब कुछ और रेमेडीज आपसे जानेंगे। बहुत सारे रेमेडीज लगातार आप बता ही रहे हैं। अब कुछ रेमेडीज इसलिए जानिए शॉर्ट में, ताकि ना व्यूवर्स ना आज के डेट में रील के बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। उनको जो रील पे दिख जाती हैं रेमेडीज़, वो तुरंत करना चाहते हैं कि भाई ये उपाय मैं कर लूँगा तो मेरे साथ भी ये दिक्कत जो चल रही है वो दूर हो जाएगी। तो पहले आपसे हम जानना चाहेंगे, बहुत से लोग ना जॉब को लेकर परेशान रहते हैं, अच्छी नौकरी उन्हें नहीं मिल पाती है, तो क्या रेमेडीज़ करें जिससे अच्छी नौकरी मिल जाए? इसका हिंट तो मैं पहले दे ही चुका हूँ अपनी चर्चा में, रिकॉल कर देता हूँ। ग्रह मंडल के राजा सूर्य हैं और वो मैंने कहा आपको कि जैसे आप जल देना शुरू करेंगे, बॉस के साथ भी संबंध अच्छे होंगे। यानी सरकारी नौकरी के लिए कि सूर्य की आराधना करना बहुत अच्छा है। ठीक। जो केसर का तिलक लगाना है वो भी आपको उसके मदद करेगा। लेकिन आप, देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट ऑफ हार्ड वर्क, ये मैं बता दूं। आपको अपने उस दिशा में पूरी मेहनत करनी है, इससे कोई बचाव नहीं हो सकता। उसके साथ साथ ये कैटालिटिक जो अफेक्ट हैं, सूर्य को जल देना, केसर का तिलक लगाना, सुबह उठते ही माता पिता के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेना। जब भी कोई आप नया काम शुरू करने लगे हैं या किसी खास काम के लिए घर से निकलने लगे हैं, नाक को साफ कीजिए, बहुत सरल है। 1 सेकंड जोर से बाहर की तरफ सांस फेंक दीजिए, ऐसा करके आपका गुरु एक्टिवेट हो जाएगा। आपके जो सफलता के पैमाने हैं वो बढ़ जाएंगे। अच्छा। ये आपको बहुत हेल्प करेगा ये सब। जी।
और फिर ज़रूरत पड़े तो बंदरों की सेवा भी कर दीजिए, वो भी सूरज को मजबूत कर रहे हैं, मैंने बताया। जी जी। आपको लिंक निकालने पड़ेंगे कि कहाँ से क्या मिल सकता है। एक एक उपाय में सैकड़ों गुण और सैकड़ों लाभ छुपे हैं। सर, ये तो बात रही नौकरी पेशा लोगों के लिए। अब मैं आपसे बात करना चाहूँगी उन लोगों के लिए जिनका खुद का बिजनेस होता है, बिजनेस में तरक्की चाहते हैं लेकिन हो नहीं रही होती, क्या उसके लिए भी यही उपाय है? ये भी है, बिजनेस जो है उसका मुख्य कारक बुद्ध है। अच्छा। अगर बुद्ध को हम अच्छा कर लें तो बिजनेस में सुधार होना निश्चित है। अपने बहन के साथ अच्छा संबंध रखना है, उनकी केयर करनी है, महिलाओं का आदर सम्मान करना है, ओके। कन्या पूजन करना है ठीक है। और गणपति जी की स्तुति करते रहना है सम टाइम टू टाइम। अगर महीने में 1 बार 2 बार जितना टाइम मिलता है, आप सिद्धि विनायक, आपके मोहल्ले में जो मंदिर है वहाँ जाके गणेश जी की स्तुति करें। सभी विघ्नों को दूर करने वाले वो हैं, सभी सफलताओं को देने वाले वो हैं, सभी बुद्धि को देने वाले वो हैं और शत्रुओं को दूर करने वाले भी वो हैं। ये छोटे छोटे उपाय, लेकिन हम क्या है, जानते हुए भी लापरवाही करते हैं। हम टाइम देना नहीं चाहते उधर 10-5 मिनट भी, और लाभ हम पूरा चाहते हैं, तो ये संभव नहीं है। थोड़ा समय तो आपको देना होगा। सर, संतान सुख के लिए थोड़ा सा उपाय जान लेते हैं। बहुत से कपल परेशान रहते हैं कि उन्हें संतान का सुख नहीं मिल पाता, किसी के बच्चे हो नहीं पाते, और अगर जिनके हैं तो उनसे उनका सुख उन्हें प्रॉपर नहीं मिल पाता है। देखिए, जब कुंडली में गुरु कमजोर है ना, तो संतान सुख संतान होने के बाद भी नहीं मिल पाता। जी। तब गुरु को कैसे अच्छा किया जाए, वो चर्चा हम कर चुके हैं। बिल्कुल। केसर का तिलक, पीपल का वृक्ष, जी जी जी। उसके अलावा एक जाप है गोपाल सहस्त्र नाम। ये गोपाल सहस्त्र नाम की पुस्तक प्रतिदिन पति या पत्नी में से कोई पढ़े और लड्डू गोपाल की सेवा करें, घर में स्थापित कर लें, पूजन करें, दिल से करें। और मैंने देखा है कि कुछ टाइम में से 2 साल 3 साल उनकी प्रार्थना सुनवाई होती है। जो और ऐसे लोग देखें जिनकी शादी को 10 से 15 साल हो गए, संतान नहीं थी, संतान हो गई है। अच्छा। गोपाल सहस्त्र नाम याद रखिएगा, और लड्डू गोपाल की स्थापना करें घर में और भक्ति भाव से पूजन करें, जी होता है काम। आप में विश्वास होना चाहिए। बिल्कुल। सर, हमारी बहुत सारे सब्सक्राइबर्स महिलाएं भी हैं जो चाहती हैं अपनी खूबसूरती को और भी ज़्यादा बेहतर करना। क्या ज्योतिष में कोई उपाय है इस तरह का कि जिससे हमारा जो चार्म है और भी ज़्यादा बढ़े, खूबसूरती बढ़े? हाँ, देखिए, ये भी हो सकता है। जो मैंने उपाय बताए उसी में ये भेद छुपा है। अच्छा। जब आप सूर्य को जल दे रहे हैं तो मैंने कहा ना, आपका तेज बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तो आपके चेहरे पे नूर नहीं आएगा क्या? बिल्कुल। आप जब केसर लगाएंगी तो मैंने उसके सारे फायदे गिना दिए कि वो पूरी पर्सनैलिटी पे इफेक्ट नहीं डालेगा। बिल्कुल। बाकी ठीक है, ब्यूटी पार्लर हैं वो अपनी जगह पे हैं, लेकिन जो इंटरनल ब्यूटी होनी चाहिए, आप हमेशा सच बोलेंगे, झूठ से दूर रहेंगे, देखिएगा आपका कॉन्फिडेंस आएगा, वो चेहरे पे रिफ्लेक्ट होता है। जो लोग सच्चे होते हैं ना, उनका रिफ्लेक्शन अलग ही होता है। आप ये देखिए कितने तरह के अटैक जो है हो रहे हैं देश में विदेश में। रोज़ आपके यूट्यूब पे गालियां भरी हुई हैं मोदी जी के लिए, पर वो रोज़ उनका तेज बढ़ता है। बिल्कुल। उनकी बातें सुनिए, उनके एक्शन देखिए, क्योंकि उनकी अंदरूनी ताकत और खूबसूरती इन चीज़ों से बहुत मजबूत हुई है। और आपने नोट किया होगा, देखा होगा कि मोदी जी गाय की सेवा करते हैं, कुछ गायें पाली हुई हैं। प्राइम मिनिस्टर हाउस में ये फर्स्ट टाइम हुआ है जब गाय है। इससे पहले किसी प्रधानमंत्री ने गाय नहीं रखी थी अपने निवास में। गाय की सेवा कीजिए। गाय जो है शुक्र का साक्षात रूप है, और वो जो महिलाओं को तो और भी ज़्यादा लाभदायक है। करना क्या है, बुधवार और शुक्रवार को गाय को थोड़ा चारा खिला दीजिए, हरा रोटी में गुड़ रख के खिला दीजिए, कभी जो भी चीज़ें हैं बदल बदल के, कभी केले खिला दिए, देखिए आप खिलने लगेंगे। बहुत शानदार सर, बहुत मज़ा आया आपके साथ ये पॉडकास्ट करके। थैंक यू सो मच सर, इतने सारे रेमेडीज़ देने के लिए। और लाल किताब ज्योतिष एक्चुअल में क्या है उस पे से आपने लोगों को बिल्कुल तरह क्लियर कर दिया है। थैंक यू सर। मुझे भी बहुत खुशी हुई आप लोगों से मिलके और ये चर्चा करके। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और साधना चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद। साधना चैनल का मैं बरसों से फ़ैन हूँ और मैंने बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम इस पे देखे हैं और मैंने उनसे सीखा भी है। बिल्कुल सर। ये बहुत एजुकेटिव है हर तरह से,
और हमारी परिचर्चा से लोगों को कुछ लाभ हो, ये हमारा सौभाग्य होगा। और प्रभु से हमारी यही प्रार्थना है कि लोगों की जो मुसीबतें हैं वो कम हो, बिल्कुल। उपाय करें, वो विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय। नमस्कार, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका। तो दर्शकों, इसी के साथ आज के इस पॉडकास्ट में इतना ही। उम्मीद करती हूँ पॉडकास्ट आपको बड़ा अच्छा लगा होगा, क्योंकि आज हमने ज्योतिष और लाल किताब दोनों के समावेश को समझा है। साथ ही साथ आपके लिए बहुत सारी रेमेडीज़ भी इस पॉडकास्ट में रही। तो उम्मीद है कि ये रेमेडीज़ आप करेंगे, और अगर कोई और कन्फ्यूज़न है, कोई और रेमेडी चाहते हैं, कोई और सोल्यूशन चाहते हैं, सर से जुड़ना चाहते हैं, तो बिल्कुल जुड़ सकते हैं। टीवी स्क्रीन्स पर डिटेल्स हैं ही, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाज़त। फिर होगी मुलाकात एक और नए मेहमान के साथ नए पॉडकास्ट में। तब तक के लिए नमस्कार।